राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने तय समय पर ईडी कार्यालय पटना स्थित ईडी कार्यालय में पहुंच चुके हैं और करीब 11:30 बजे से ही उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव यहां पर 11 बजे पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त कार्यकर्ताओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हजारों के भीड़ में कार्यकर्ता थे। सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो गाड़ी से उतरकर ईडी कार्यालय में गए और उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनके साथ मीसा भारती भी लालू यादव के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इसकी अनुमति उन्हें नहीं मिली। लेकिन बाद में मीसा भारती को बुलाया गया। मीसा भारती सभी विधायक और पूर्व मंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने जो सम्मन दिया है, कल यहीं पर यानी पटना स्थित ईडी के कार्यालय में ही कल 11 बजे तेजस्वी यादव उपस्थित होंगे और कल उनसे पूछताछ होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने आज उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की है, जहां पर अभी भी लगातार उनके कर्मचारी और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। हेमंत सोरेन झारखंड से 27 जनवरी को ही दिल्ली पहुंच गए थे। बताया ये जा रहा है कि वो आए थे कानूनी सलाह लेने के लिए और 10वां सम्मन था जब उन्हें आज ईडी के सामने पेश होना था। ईडी ने कहा था कि 29 जनवरी और 31 जनवरी की तारीख में से एक तारीख आप तय कर ले, उसमें आपसे पूछताछ करनी है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन रांची पहुंच चुके हैं। ईडी को वो नहीं मिले हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में ईडी इस पूरे मामले में आने वाले समय में उनसे पूछताछ कर सकती है और ईडी के पास ऐसे सबूत हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में संभव है। कैमरा साहिल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार पहुंची हुई है और वहां पे कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के पहले पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पे सभी सीट जीतने का टारगेट कर रखी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में है। राहुल गांधी और जयराम रमेश की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया गया है कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास समय है तो 5 मिनट चाय पे मुलाकात किया जाए, क्योंकि दोनों ही लोग उत्तर बंगाल के दौरे पे हैं। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर दिनाजपुर से होते हुए बिहार चला जाएगा और फिर से दोबारा 31 तारीख को राहुल गांधी मालदा और मुर्शिदाबाद में अपनी पदयात्रा दोबारा से शुरू करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा आयोजन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। चूंकि फरवरी माह में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, ऐसे में 10वीं और 12वीं के बड़ी तादाद में छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं और उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर छात्रों को कुछ टिप्स देते हैं, जिससे उनके जीवन को एक नई दिशा मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोस्त ऐसे बनाएं जिनसे कि आप प्रतिस्पर्धा ना करें। वो इतने तेजस्वी, इतने तपस्वी हों कि आप उनसे आगे निकलने की होड़ में ना रहें, बल्कि उनसे कुछ सीखें। साथ ही साथ शिक्षकों को भी ये कहा कि शिक्षक एक अच्छा वही होता है जो अपनी जॉब कैसे करना है ये ना सोचे। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो ये ध्यान रखे कि वो बच्चों में उस भाव को ला सके, यानी एक जॉब करने के माध्यम से वो शिक्षक का रोल ना अदा करे। वो जब तक बच्चा एग्जाम सेंटर में ना पहुंच जाए तब तक अपना कर्तव्य निभाता रहे। यानी कि वो तमाम गुरु मंत्र, वो तमाम टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के इसी भारत मंडपम में दिए। कैमरामैन जहांगीर के साथ व्याग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का पेच अभी भी फंसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। सपा की एक तरफा सीटों की घोषणा भी कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेसी नेताओं को सीट बंटवारे पर संभल कर बोलने के लिए नसीहत भी दी है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों जो भी बैठक हुई उसमें कांग्रेस की तरफ से तकरीबन 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की पुख्ता मांग की गई थी। भले ही सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर कुछ भी न बोल रहे हो, लेकिन सियासी दबाव की राजनीति अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का कानून 1 हफ्ते के अंदर
बन जाएगा। इस बयान के बाद से सीए का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। तमाम नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी शुरू कर दिया। शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक भाषण दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं मंच से गारंटी दे रहा हूं कि बंगाल ही नहीं पूरे देश में सप्ताह भर में सीए लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी सीए कानून के जरिए कुछ इलाकों में अपना राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश करेगी और जाहिर सी बात है कि कुछ इलाकों में सीए को लेकर के वह फिर से आमने सामने की टकराहट भी हो सकती है। वार प्रतिवार भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा अगर ये कानून वाकई एक हफ्ते के अंदर लागू हो जाता है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार में दो फाड़ हो गया है। शिंदे सरकार में अजित पवार कोटे से कैबिनेट मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल ने आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है ये ओबीसी समाज के साथ अन्याय है। इसको लेकर छगन भुजबल ने अपने बंगले पर रविवार को ओबीसी नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सांसद, विधायक और कई ओबीसी नेता मौजूद थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार का जो मराठा आरक्षण को लेकर अभी नया जीआर आया है उसका विरोध किया जाएगा और उसके विरोध में ओबीसी नेता सांसदों, विधायकों और तहसीलदार के घरों पर, कार्यालय में घेराव करेंगे। कैमरामैन दिलीप बावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आंदोलन को सफलतापूर्वक नियंत्रण में लाने के बाद राज्य के अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और राज्य के बड़े नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि इस पूरे आंदोलन से एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एकनाथ शिंदे एक बहुत ही स्ट्रांग मराठा लीडर के नाते उभरे हुए हैं। उन्होंने बाकी मराठा नेताओं को क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महायुति सरकार में सीएम शिंदे के कुछ सहयोगी इससे खुश नहीं हैं। वे खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। छगन भुजबल के अलावा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और विधायक गोपीचंद पडळकर का भी नाम इसमें शामिल है। राणे ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। सरकार के इस फैसले के बाद जहां एक तरफ सीएम शिंदे की लोकप्रियता मराठाओं में बढ़ी है, तो वहीं बीजेपी को डर है कि इससे ओबीसी वोट बैंक उससे नाराज हो सकता है। लिहाजा राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्हीं मराठाओं को आरक्षण मिलाया गया जिनके कुंडली के प्रमाण पत्र सरकारी रिकॉर्ड में होंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ दिन पहले ही मोगा में रैली की थी और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी भी जारी कर दी थी और यही कारण है कि मोगा की रैली के जो आयोजक थे उनको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए उनको जो उनकी प्राथमिक सदस्यता थी उसको भी रद्द कर दिया है। और इसी के चलते ही सिद्धू ने भी अपने परिचित अंदाज में कहा कि ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरा और मुझे गिराने वाला शख्स बार बार गिरा। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर एक हमला कहा जा सकता है और अब देखने वाली बात होगी कि सिद्धू की अगली रणनीति क्या होगी और आने वाले दिनों में क्या इनमें आपसी सुलह होगी, जहां जो लड़ाई है वो तेज होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 2A के तहत महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर लगातार सुनवाई जारी है। इस मामले में कुल 5 याचिका दायर थी। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। सुनवाई के दौरान दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कई आरोप लगा रही है। एनसीपी अजित पवार गुट का कहना है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ये यहाँ पर कुर्सी पर जो बैठे हैं वो गलत तरीके से बैठे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई है और उन्हें मनोनीत किया गया है। उधर एनसीपी शरद पवार गुट ने पलटवार करते हुए कहा है कि अजित पवार और उनके साथियों ने जो पार्टी छोड़ी है वो खुद के फैसला है और उन्हें वहां पर अयोग्य करार देना चाहिए। 31 जनवरी में फैसला आना मुमकिन था, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है और अब कहा गया है कि 15 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला आएगा। यानी 15 फरवरी को पता चलेगा कि कौन सा विधायक और किस पार्टी का विधायक यहाँ पर अयोग्य होगा। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी कि यूजीसी से जो यूनाइटेड ग्रांट कमीशन से जो अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उनमें टीचिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर आरक्षण को लेकर जो यूजीसी ने जो मसौदा तैयार किया है उसके वायरल होने के बाद लगातार हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन से जुड़ा एक मसौदा सार्वजनिक होने के बाद इस मसौदे में टीचिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़े SC, ST और OBC उम्मीदवारों के खाली रह जाने वाले पदों को डी आरक्षित करने की बात कही थी। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि जो यूजीसी है वो लगातार बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। उदित राज ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि प्रोफेसर जगदीश कुमार को जब जेएनयू का वीसी बनाया गया था तब भी उन्होंने इसी तरीके की हरकतें की थी। अब जो डीयू में या उच्च शिक्षण संस्थानों में जितने भी हैं उसमें SC, ST, OBC के आरक्षण को खत्म करने की ये एक साजिश है और इस तरीके का मसौदा उन्होंने तैयार कर भेज दिया है। कैमरामैन अभिनाथ के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 1 फरवरी 2024 को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का यूनियन बजट पेश कर सकती हैं। बजट के पेश होने से पहले बजट में संसद सत्र की शुरुआत होगी। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से आगामी बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी। सरकार की तरफ से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार यानी 30 जनवरी को सुबह 11:30 बजे संसद भवन परिसर से पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में बजट सत्र के एजेंडे को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स और को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि संसद का आगामी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और इसके जो तारीख खत्म होने की होगी वो 9 फरवरी तक होगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा जो कि बहुत अहम माना जा रहा है। पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान में भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले सरकार ने एक फैसला किया था कि स्कूली छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार सिखाया जाएगा और उन्हें हर रोज यह करना ही पड़ेगा। अब ताजा फैसला ये आया है कि वैलेंटाइन डे स्कूलों में नहीं मनाया जाएगा और वैलेंटाइन डे वाले दिन अभिभावक यानी कि माता पिता आशीर्वाद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसे लेकर शिक्षा मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी स्कूलों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन वे माता पिता आशीर्वाद दिवस मनाएं, जिसके तहत माता पिता को स्कूलों में बुलाया जाएगा और इन बच्चों के सामने उनके अभिभावकों की मेहनत के बारे में बताया जाएगा, अभिभावकों के सपनों के बारे में बताया जाएगा और उन बच्चों से ही सम्मान करवाया जाएगा उनका अभिभावकों का। हालांकि कांग्रेस का इस पर आरोप है कि उन्हें अभिभावकों को स्कूल में बुलाने या अभिभावक दिवस मनाने पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शिक्षा का भगवाकरण वह कतई नहीं होने देगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 2016 में हमने जो पॉलिसी लागू की थी उस पॉलिसी के अंदर भी जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को अब दूर कर दिया गया है और इसको सरल कर दिया गया है। जैसे एक कमी थी कि उसमें कुछ मिनिमम जनरेशन रखा हुआ था कि इतना जनरेशन करोगे तभी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। अब वो कुछ नहीं रखा, 1 यूनिट पैदा करोगे तब भी आपको जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा उसमें था कि साल में 2 बार जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव जो है वो आपके अकाउंट में डाला जाता था। अब हर महीने आपके बैंक में अकाउंट में जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव डाला जाएगा। दूसरा, इस स्कीम के तहत हम आपको कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। पर किलोवाट 2000 रुपये दिल्ली सरकार आपको रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000 रुपीज कैपिटल सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार भी देती है। केंद्र सरकार के ओवर एंड अबाउ दिल्ली सरकार की ये सब्सिडी होगी। फिर एक नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में होता है कि जितनी बिजली आप खपत करेंगे, जितनी बिजली आप डिस्कॉम से लेंगे और जितनी बिजली आप प्रोड्यूस करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने 400 यूनिट बिजली कंज्यूम की और 200 यूनिट जनरेशन किया तो 300 यूनिट बिजली का आपको डिस्कॉम को खर्चा बिजली का बिल देना पड़ेगा। मान लीजिए आप जनरेट ज़्यादा करते हैं, कंज्यूम कम करते हैं, तो जो ज़्यादा जनरेट की वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा। फिर अगले महीने 12 महीने तक इस तरह से आपका एडजस्टमेंट हो सकता है।
और अगर आपने एट द एंड ऑफ द ईयर बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस की पूरे साल के अंदर और कम कंज्यूम की, तो उसको आप डिस्कॉम के उससे आप रिफंड करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये केवल रेजिडेंशियल के नहीं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स जो हैं उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। जो लोग इसके तहत आएंगे उनका बिजली का बिल आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 1 रुपए प्रति यूनिट कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वालों को भी दी। तो रेजिडेंशियल का तो सबका 0 बिजली का बिल हो जाएगा दिल्ली में, और कॉमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का आज जितना बिजली का बिल है उसका आधा इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाकी सारे बेनिफिट्स हैं और 1 रुपया जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव 5 साल के लिए इनको दिया जा रहा है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेयर एसोसिएशन जो हैं उनको 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। तो ग्रुप नेट मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, रेस्को मॉडल, ये सारे पहले वाली स्कीम में थे, वो एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक फीडबैक जो आया पिछली स्कीम में कि कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पे छत के ऊपर सफिशिएंट स्पेस नहीं है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक शख्स न सिर्फ रनवे तक पहुंच गया, बल्कि जहां पर प्लेन को पार्क किया जाता है वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया। और ये घटना जो है शनिवार रात की बताई जा रही है। उस वक्त जो एक पायलट था वो अपने प्लेन को पार्क कर रहा था, तभी उसकी नज़र उस जो अवैध रूप से घुसा था उस शख्स पर पड़ी और उसने तुरंत ही कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी और उसके बाद सीएसएफ की जो टुकड़ी है वो वहाँ पर पहुंची। उसने तुरंत ही उस शख्स को हिरासत में लिया और बाद में उस शख्स को पुलिस को सौंप दिया गया। जो जानकारी मिल रही है कि इस आरोपी का नाम इब्राहिम है और ये नशे का आदी है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नितिन के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए सेना के बहादुर जवान 24 घंटे सरहद की रक्षा करते हैं। ये आप देखिए, आपको यहाँ पर सेना के वो बहादुर जवान दिखेंगे जो हर समय हर मौसम में अपनी ड्यूटी देते हैं और इनका मकसद होता है हमारी आपकी हिफाजत करना। अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम और आप सुरक्षित हैं, तो केवल इन बहादुर जवानों की वजह से। आप देखिए कि इस समय तनाव बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि लगातार सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में बने लॉन्च पैड में बेहद ज्यादा तादाद में आतंकी मौजूद हैं, जो इस फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन ये वो बहादुर जवान है जिनके होते हुए कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। आप जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट है और यही वो बहादुर जवान है जिनके होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा, सुंदरबनी सेक्टर। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेना के चीफ के साथ ही सीडीएस भी शामिल होंगे। इस बार बीटिंग रिट्रीट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस साल बीटिंग रिट्रीट में स्वदेशी धुन बजाई जाएगी। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी गणतंत्र दिवस का समापन समारोह है। बीटिंग रिट्रीट सेना का अपने बैरक में लौटने का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि जब शाम को सेनाएं युद्ध समाप्त करके लौटती है तब अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रखती हैं। इस दौरान झंडे भी नीचे उतार दिए जाते हैं। इसे ही बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। हर देश की सेना की बीटिंग रिट्रीट समारोह की एक धुन होती है। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत की जो धुन है, अबाइड विद मी धुन 1950 में बजाई जा रही थी, लेकिन इस बार बीटिंग रिट्रीट ए मेरे वतन के लोगों, फौलाद का जिगर, शंखनाद की धुनों से इसका शुरुआत किया जाएगा। आपको बता दें कि 1000 स्कूली लड़कियां जो है शंखनाद के साथ जो है बीटिंग रिट्रीट का शुरुआत करेंगी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात से आज खबर वडोदरा में ली गई 180 साल पुरानी तोप की परीक्षा को लेकर। गुजरात के वडोदरा में 180 साल पुरानी तोप की परीक्षा ली गई ताकि 28 सालों से रुकी हुई परंपरा को फिर से शुरू किया जा सके। दीपावली के अवसर पर भगवान रणछोड़ जी की वार्षिक शोभा यात्रा के दौरान इस तोप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1996 के बाद एक दुर्घटना हुई और ये परंपरा बंद कर दी गई। इस मामले में मंदिर के पुजारियों ने अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें एक परंपरा का हवाला देते हुए वार्षिक दीपावली समारोह में भगवान रणछोड़ को तोप से सलामी देने की अनुमति मांगी गई थी। इसी के तहत कोर्ट ने फॉरेंसिक अधिकारियों
पुलिस और एक वरिष्ठ वकील की मौजूदगी में तोप का परीक्षण करने का यानी कि परीक्षा लेने का निर्देश दिया। सिविल कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद रणछोड़ जी मंदिर में 28 साल बाद 180 साल पुरानी पीतल की तोप का परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। इसकी रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि भगवान रणछोड़ जी राय की शोभा यात्रा में इस तोप की सलामी दी जाए या नहीं। कैमरामैन प्रभात के साथ प्रेम सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद से ही राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। अनुष्ठान के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा राम भक्त भगवान श्री राम लला के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच खबर है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आएंगे। ये कार्यक्रम फरवरी से शुरू होकर मार्च तक चलेगा और इस सबके बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या दौरे पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही क्राउड मैनेजमेंट पर भी सरकार अपनी रणनीति तय कर रही है। हालांकि योगी सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अति विशिष्ट लोग अयोध्या आने से एक हफ्ता पहले ही सरकार को सूचित करें, ताकि आने वाले अतिथियों को भी कोई दिक्कत ना हो और आम राम भक्त भी आराम से रामलला के दर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर से सर्दी अपनी जकड़ में ले सकती है और यही कारण है कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाली 30 और 31 को जो हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिनमें चाहे वो लाहौल स्पीति हो, मनाली हो, कुल्लू हो, सिरमौर हो, चंबा हो या फिर दूसरे स्थान, वहाँ पर बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। और 30 और 31 के लिए तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और यही कारण है कि यदि पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है तो वहीं पर पंजाब और हरियाणा के भी कई स्थानों पर 1 या 2 तारीख को बारिश हो सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। आखिरकार सूखी सर्दी से जम्मू कश्मीर वासियों को अब राहत मिल चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था, अब वो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुरेज, राजधान टॉप, सिंथन टॉप, पीर की गली, मुगल रोड आदि स्थानों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं एहतियातन मुगल रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर बेहद ज्यादा बर्फबारी हो रही है। वहीं प्रशासन की ओर से जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहां पर हाईवे बंद ना हो, वहां पर ट्रैफिक बंद ना हो, उसके चलते युद्धस्तर पर बर्फबारी हटाने का काम भी किया जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।